गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जितेश पुरोहित, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 24 जनवरी 2021 और आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहां से आप उन पर ज्वाइन हो जाइए। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? अगर आप लोगों ने 2020 के क्वेश्चन पेपर अपने पास ला रखे हैं तो वहां पर नाबार्ड बैंक से संबंधित एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। कभी इसकी स्थापना पूछ ली जाती है, कभी इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है तथा कभी कभी इस बैंक का कार्य क्या है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो नाबार्ड बैंक से संबंधित ये सभी जानकारियां हमें क्लियर रखनी है। सबसे पहले नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी तथा उसी के साथ साथ नाबार्ड बैंक का मुख्यालय यह मुंबई शहर में है। और नाबार्ड बैंक का क्या कार्य होता है, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए तब आप लोगों को बताना है। नाबार्ड बैंक जो ग्रामीण क्षेत्र है उन क्षेत्रों में सभी संस्थाओं को ऋण प्रदान करने का काम करती है। क्या काम करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो संस्थाएं होती है इन संस्थाओं को ऋण देने का काम करती है। उसी के साथ साथ आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है, नाबार्ड बैंक की स्थापना कौन सी कमेटी की सलाह पर की गई? इनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इस प्रश्न से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। तगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? आभूषणों से संबंधित मैंने कल की वीडियो में भी एक प्रश्न रखा था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लें। और इस प्रश्न का राइट आंसर है महिलाओं के द्वारा कमर में पहने जाने वाला आभूषण। इसी के साथ साथ और कमर में कौन से आभूषण पहने जाते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाले आभूषण जैसे मेमंद हो गया, बोरलो हो गया तथा उसी के साथ गोपन हो गया, रखड़ी हो गया, ये सभी चीजें हमें याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊंट के गले में जो आभूषण बांधा जाता है उस आभूषण को क्या कहा जाता है? अपना आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। ध्वनि से संबंधित मात्रक कौन सा है? 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, इसमें से बताना है ध्वनि से संबंधित मात्रक कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डेसिबल। यह ध्वनि से संबंधित है। अगर आप लोगों को प्रश्न पूछ लें कि मानव यह कितने डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकता है तो यह 80 डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकता है और 20 डेसिबल से कम की ध्वनि भी मानव नहीं सुन सकता। इसीलिए मानव 80 से 20 के बीच की ध्वनि को सुन सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि 20 से कम वाली ध्वनि कौन से प्राणी सुन सकते हैं और 80 से ऊपर वाले ध्वनि कौन से प्राणी सुन सकते हैं। तथा उसी के साथ आप लोगों से मेरा एक प्रश्न कि ध्वनि की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? अपना आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। मोहम्मद गौरी ने 1192 में तरायण के दूसरे युद्ध में किसे पराजित किया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे बेसिक क्वेश्चन। लगभग राजस्थान के 99% बच्चों को इसका आंसर आता है। अगर आप लोग इस प्रश्न को भी गलत करते हो फिर तो आपको अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। इस प्रश्न का राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तरायण के जो दोनों युद्ध हुए हैं उनका सन आप लोगों को याद रखना है। पहला युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। पहला युद्ध ये किन दोनों के मध्य हुआ था? तो यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी। और जो तरायण का दूसरा युद्ध है यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी। उसी के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय से आप लोगों के पास जितनी भी जानकारी होती है उसे आप क्लियर रखें। जैसे पृथ्वीराज चौहान के दरबारियों के नाम आप लोगों को याद रखना है तथा पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ, उनके माताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम तथा इनकी जो उपाधियां हैं ये भी आप लोगों को याद रखनी है। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संबंधित एक कहावत कही जाती है, वह कहावत भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जैसे 4 बांस 24 गज आंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। यह जो कहावत है यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संबंधित है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं आप अपने पास कहीं ना कहीं नोट करके रखें। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हमारी एग्जाम में भारत के साथ साथ विश्व से भी एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हमें द्वीप क्लियर रखने हैं तथा उनके साथ साथ जो कुछ झीलें हैं वो भी हमें क्लियर रखनी है। तो विश्व की सबसे खारे पानी की झील है लेक वॉन झील। और आप लोगों से मेरा प्रश्न कि यह लेक वॉन झील कौन से देश में है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तथा उसी के साथ साथ अगर आपसे दूसरे स्थान वाली सबसे बड़े खारे पानी की झील पूछ ले तब हमारा आंसर होगा मृत सागर। उसी के साथ सांबर झील, यह राजस्थान की सबसे
खारे पानी की झील है। और आप लोगों से मेरा प्रश्न कि भारत की सबसे खारी झील कौन सी है, इसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। परवन वृहद सिंचाई परियोजना कहाँ निर्मित की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर आप बहुत ही अच्छी तरीके से लगा सकते हो अगर आप लोगों को परवन नदी से संबंधित जानकारियां क्लियर है। सबसे पहले मेरा प्रश्न, परवन नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, यह आप मुझे कमेंट करके बताओ। तथा उसी के साथ साथ परवन नदी यह कौन से नदी की सहायक नदी है, यह भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। इस प्रश्न का राइट आंसर है झालावाड़ शहर में परवन वृहद सिंचाई परियोजना निर्मित की जाएगी। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। बासमती किसकी किस्म है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे एग्जाम में कृषि से संबंधित, जहां कई बार फसलों से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर आपने बीएसटीसी का पेपर दिया होगा तो वहां भी आपको फसलों से संबंधित क्वेश्चन मिलता है। तथा आप लोगों ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का अगर पेपर दिया है तो वहां पर भी आपको फसलों से संबंधित एक प्रश्न मिलता है। यह तो मैंने बेसिक सा प्रश्न रखा है, लेकिन कई बार हमें दूसरे ऑप्शन देख के भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बासमती किस्म यह चावल की किस्म होती है। इसमें चावल के दाने बड़े होते हैं और ये बहुत ही पौष्टिक होता है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। फ्यूज किसका बना होता है? आज की वीडियो में विज्ञान से संबंधित भी 2-3 प्रश्न रखे गए हैं। तो फ्यूज, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फ्यूज किसका बना होता है। तथा उसी के साथ साथ हमारे घर में जो विद्युत की तार होती है यह भी किसकी बनी होती है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तथा उसी के साथ साथ जो पानी गर्म करने की रॉड होती है यह किस धातु की बनी होती है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप लोगों को पता है कि पानी गर्म करने की रॉड कौन से धातु से बनी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तथा इस प्रश्न का राइट आंसर है फ्यूज यह सीसा तथा टिन का बना होता है। किसका बना होता है फ्यूज? सीसा तथा टिन का मिश्रण होता है। और आप लोगों से मेरा प्रश्न कि विद्युत का सबसे अधिक सुचालक कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तथा उसी के साथ साथ ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, यह भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मैंने कल की वीडियो में भी एक संविधान से प्रश्न रखा था तथा आज की वीडियो में भी आप लोगों के लिए संविधान से एक प्रश्न है। मैं जो वीडियो बनाता हूं उस वीडियो में कुछ प्रश्न ज्योग्राफी के होते हैं, कुछ प्रश्न इतिहास के होते हैं तथा कुछ प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के होते हैं। और उसी के साथ साथ जो करंट जो चीज़ें चलती है विश्व से संबंधित या भारत से संबंधित, वहां से मैं आप लोगों के लिए प्रश्न पूछता हूँ। मेरा यही उद्देश्य होता है कि मैं आपका कम समय में अधिक से अधिक रिविजन करवा सकूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 75। आप लोगों से मेरा प्रश्न कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तथा उसी के साथ साथ राष्ट्रपति की नियुक्ति यह संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। अपने आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। इस प्रश्न में आपको बताना है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा किस तिथि को अपनाया गया। अगर आप लोगों ने 2020 में राजस्थान पुलिस का भी पेपर दिया है तो वहां पर भी तिरंगे से संबंधित एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। कभी आपको जो तिरंगे में 3 कलर हैं यह किसके प्रतीक है ये पूछा गया था। तथा उसी के साथ साथ तिरंगे की लंबाई चौड़ाई जिसे हम अनुपात कहते हैं ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इससे संबंधित जितनी भी जानकारी बनती है हमें क्लियर रखनी है। जैसे तिरंगे का अनुपात कितना है, तीनों कलर हमारे किसके प्रतीक हैं ये हमें याद रखना है। तथा मध्य में जो हमारे चक्र बना हुआ है इसमें कितनी रेखाएं हैं ये भी हमें उसके साथ साथ याद रखनी है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जैसे कब अपनाया गया, ये प्रश्न मैंने आज आप लोगों के लिए रखा है। अपना आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करें तथा इसे अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास बनी हुई बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।